चलिए आज एक और पेनी स्टॉक पे बात करते हैं जिसका नाम है एक्मे फिनट्रेड लिमिटेड। जैसे वोडाफोन आइडिया एक पेनी स्टॉक है, उसमें 2.5 लाख करोड़ मतलब 2.5 लाख करोड़ का लोन है। यस बैंक, जहाँ कह लीजिए ब्राइटकॉम ग्रुप, ये भी पेनी स्टॉक्स हैं। इनमें क्या था कि इनमें स्कैम्स हुए थे। तो कोई ना कोई नेगेटिव रीज़न होता है किसी स्टॉक के पेनी स्टॉक होने में, लेकिन एक्मे फिनट्रेड में ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एक्चुअली ये स्टॉक थोड़ा टाइम पहले ही लिस्ट हुआ है और ये 120-130 के आसपास लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसमें स्प्लिट आया है एक के बदले 10 स्टॉक्स का। तो इसके चलते ये स्टॉक पेनी स्टॉक बन चुका है। कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है, सिर्फ 300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। तो ऐसी कंपनीज की इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, तो इनको जज करना, एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। पी रेशो 10 से कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.8 है, तो ये काफ़ी सस्ती वैल्यूएशंस हैं। आरओई एंड आरओसीई दोनों ठीक ठाक हैं। डेट टू इक्विटी रेशो 0.74 है, ये भी काफ़ी अच्छी है और कोई डिविडेंड नहीं है। तो रेशोज को देख के तो स्टॉक काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो लास्ट 6-7 साल से कंपनी प्रॉफिट में है। ईपीएस में कोई खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 41% है प्रमोटर्स के पास। उसके बाद डीआईआईज में एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड के पास है 2.81% का स्टेक। तो ये पता नहीं कैसे और क्यों है इनके पास, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा कोई खास नाम नज़र नहीं आता। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये 4 स्टेट्स में काम कर रही है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 29 ब्रांच पॉइंट्स हैं और 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। कह सकते हैं कि 62% बिजनेस राजस्थान से आ रहा है, बाकी तीनों स्टेट्स में से 10-15% का बिजनेस आता है। अब फाइनेंस की कंपनी है तो लोन्स बांटते हैं, और लोन्स की बात करें तो इसमें आसान व्हीकल लोन, उद्योग लोन, आसान प्रॉपर्टी लोन, फार्म इक्विपमेंट लोन, महिला उद्योग लोन आते हैं। ओवरऑल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: व्हीकल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस। मतलब जो छोटा एमएसएमई टाइप होते हैं, वो छोटे रोजगार। तो व्हीकल फाइनेंस से 40% बिजनेस आता है और बिजनेस फाइनेंस है उसमें 60% है। मार्च 2025 तक का डाटा देखें तो टोटल 618 करोड़ का कारोबार है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। 17,000 से ज़्यादा लोगों को इसी साल मतलब लास्ट ईयर इन्होंने लोन दिया है। एवरेज जो लोन देते हैं उसका साइज 1.5 लाख से 2 लाख का होता है पर पर्सन के हिसाब से, और 21 वो लोग हैं जिनसे ये कंपनी खुद पैसा लेती है। अब इसमें सीखने को क्या है? तो फाइनेंस कंपनीज काम कैसे करती हैं? वो किसी लेंडर से पैसा लेती हैं कम ब्याज पे और उसको लोन के रूप में ज़्यादा ब्याज पे देते हैं। सिंपल। तो मार्केट में 8, 9, 10% तक पैसा आराम से मिल जाता है आज के टाइम पे। लेकिन ये कंपनी 14% के आसपास के इंटरेस्ट पे पैसा ले रही है। तो अब सोचो, 14% पे कंपनी को पैसा मिला है, तो ये आगे किस रेट पे लोन देंगे? तो लगभग 20% के आसपास। तो 20% पे ये लोग पैसा देते हैं। 20% बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आप सोचो कि इतने हाई इंटरेस्ट पे कौन पैसा लेगा? वो बंदा जिसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा हिस्ट्री में, जहाँ सिबिल स्कोर में,
मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग ही होंगे जो इतना हाई इंटरेस्ट पे पैसा लेंगे और उनका पैसा वापस करने का भी गारंटी आप समझ ही सकते हो कैसी होगी। तो ये रिस्क है इस कंपनी के साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना नेट एनपीए काफ़ी कंट्रोल में रखा है। इनको पैसा इतना हाई इंटरेस्ट पे क्यों मिल रहा है? तो एक तो इनका साइज़ छोटा है, बाकी इनके बिजनेस को देखते हुए इनको रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती हैं। तो इस कंपनी को ट्रिपल बी प्लस स्टेबल रेटिंग मिली है। ये रेटिंग कोई बहुत अच्छी तो नहीं होती, अगर ये इम्प्रूव करेगी कंपनी फ्यूचर में तो इनको बेहतर रेटिंग भी मिल सकती है। तो इस रेटिंग को देखते हुए जो इनको पैसा दे रहे हैं वो अभी इनको 14% के आसपास के इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। जो लोग पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आ रही है इसी चैनल पे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वो आपके काम की वीडियो होगी। यहाँ पे देखें, डेट टू इक्विटी रेशो 2022 में 1.5 से भी ज़्यादा थी, अब 1 से भी कम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2022 में इनका जो डेट था वो देखो, अब 2025 में डेट देखो तो डेट इंक्रीज हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशो कैसे कम हो गई? तो इन्होंने फंड रेज किए थे और आईपीओ भी आया है, वो सारा पैसा इक्विटी में ऐड हुआ है। तो देखने में रेशो बेहतर हुई है, लेकिन डेट रीपे नहीं किया गया है, इक्विटी रेज की गई है। ऐसे ही आपको नेटवर्थ भी इंक्रीज होती दिखाई देगी। इसमें भी वही फैक्टर है, आईपीओ का पैसा भी ऐड हुआ है। तो सब कुछ वैसा नहीं होता जो दिखाई देता है। वैसे इनके बाकी नंबर्स जैसे एनपीए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और आरओए, रिटर्न ऑन असेट्स, ये सब इम्प्रूव हुए हैं। अब लास्ट पे कुछ फैक्टर्स जो इस बिजनेस को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहे हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इनकी जो असेट क्वालिटी है, जिसके चलते इनको ट्रिपल वी प्लस स्टेबल रेटिंग मिली है। पहले ये रेटिंग इससे भी खराब थी, फिर इनको अपग्रेड किया गया था। लेकिन ओवरऑल अभी भी इनकी जो असेट क्वालिटी है वो एवरेज है, मतलब कोई लेवल ए की रेटिंग नहीं है। तो असेट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। अगर एनपीए वगैरह इंक्रीज हुए, लोन वापस ना आए तो इनको मुश्किल होगी। सेकंड है कि इस सेक्टर में बहुत सी कंपनीज हैं और बैंक्स भी काम करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लस इसमें रेगुलेशंस बहुत हैं और आरबीआई लगातार रेगुलेशंस को चेंज करता रहता है, तो ये कोई पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं है। थर्ड, 60% से ज़्यादा बिजनेस सिर्फ राजस्थान से आ रहा है, तो ये काफ़ी कंसंट्रेटेड बिजनेस है, इसको डाइवर्सिफाई करना होगा। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे पहले तो कंपनी की अर्निंग्स लगातार बेहतर हुई हैं। रिटर्न ऑन असेट्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वगैरह रेशोज़ को कंपनी लगातार इम्प्रूव कर रही है, जिसके चलते फ़िलहाल इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। कंपनी का आईपीओ भी अच्छा गया, अभी इनके पास इनफ कैश है बिजनेस रन करने के लिए, प्लस पैसा चाहिए होता है तो इनको मिल जाता है। तो ओवरऑल अच्छी सिचुएशन में है ये कंपनी, इनको यहाँ से बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स और मैनेजमेंट है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तभी ये कंपनी बिजनेस को इम्प्रूव कर पा रही है और होप ये आगे भी अच्छा ही करेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एक छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में। और ये एक पेनी स्टॉक है तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो का अगर 3 से 5% ओवरऑल कैपिटल भी इस स्टॉक में जा रही है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।
5% से तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इस स्टॉक में, ये बहुत रिस्की होगा। बाकी जैसे आपको पता है कि हम बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते, हम सिर्फ उसकी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को थोड़े सॉर्टेड वे में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। बाय और सेल का फाइनल डिसीजन आप ही का होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं किसी और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।